कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, मैं शुभम धाकर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। एक्सरसाइज 5.1 आज आपके सामने लेकर आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देखिए, बाद में यहाँ आइए। आज बिना देरी की हम एक्सरसाइज 5.1 फिनिश करने वाले हैं। देखिए भाई, इसमें मैक्सिमम चीज़ें जितनी भी थी ना वो लिखवाने वाली थी और हमने कोशिश की है कि आपका मैक्सिमम टाइम बचाया जा सके। क्या कोशिश की है मेरे भाई कि मैक्सिमम टाइम बचाया जा सके। मैं इन सभी को एक्सप्लेन करूंगा और ज़्यादातर क्वेश्चन जितने भी हैं हम सभी के आंसर लिख कर लाएँ। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम लिखते तो वीडियो काफ़ी लंबी जाती, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका टाइम बचे। तो टाइम बचाने के लिए भाई क्या है, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कि इसमें ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा स्टेटमेंट इसका ट्रू है और कौन सा इसका फॉल्स है। गिव रीजन, आपको रीजन भी देना है फॉर योर आंसर। आप जो आंसर करने वाले हैं उसका रीजन भी आपको देना है। भाई लिखा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि एक पॉइंट से क्या लिखा है, ओनली वन लाइन, कि केवल एक लाइन ही पास करती है एक पॉइंट से। भाई देख ही लेते हैं ना, ये क्या है, एक पॉइंट है, ये क्या है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट से स्टेटमेंट का कहना ये है कि केवल एक लाइन गुजर सकती है। सर इससे तो इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती हैं। देखिए पॉइंट वही है, पॉइंट वही है, बोलो हाँ या ना। एक पॉइंट से इनफाइनाइट हमारी लाइन क्या हो सकती है भाई, पास हो सकती हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, फॉल्स हो जाएगा। हमने लिख दिया कि फॉल्स सिंस, क्योंकि, चूंकि थ्रो अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर हमने नहीं बनाया है, फिगर हमने नहीं बनाया से क्या मतलब है भाई, जो हमारे टाइपिंग करने वाले भाई हैं ना उन्होंने इस स्लाइड में फ़ोटो ऐड किया नहीं है, तो आप फोटो में ये बना सकते हैं। आप जो भी जो फॉलोइंग फिगर लिखा हुआ है ना उसका फिगर मैंने बना दिया है, आप इसे ऐड कर लेंगे, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो जाएंगी। केवल पॉइंट तो एक ही है ना, इस फिगर से हमें पता चल रहा है। कई सारी लाइनें बन सकती हैं और भी कई सारी बन सकती हैं, इनफाइनाइट बन सकती हैं। ठीक है भाई। थ्रो अ सिंगल पॉइंट पी, मतलब जो हमारा डायग्राम था ना भाई, डायग्राम था उसमें इस पॉइंट का नाम क्या था, पी था। क्या था, इस पॉइंट का नाम पी था। तो आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है भाई, इसी का सेकंड क्या लिखा है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि दो अलग अलग पॉइंट से, अभी एक पॉइंट से भाई सुनिए, एक पॉइंट से हमने कितनी लाइनें गुजारी थी भाई, कितनी लाइनें गुजारी थी सर, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन गई थी, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन गई थी। लेकिन दो पॉइंट से कितनी जा सकती हैं भाई, दो पॉइंट से कितनी जा सकती हैं। अब यहाँ समझिए, जैसे एक पॉइंट मैंने ये बनाया, एक पॉइंट मैंने ये बनाया, तो दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली तो भाई केवल इकलौती एक लाइन बन पाएगी। अगर हमें किसी लाइन को दोनों पॉइंट से होकर गुजारना है तो केवल और केवल एक लाइन बन पाएगी। ये हमारी एक्सियोम से 5.1 कहती है एक्चुअल में। इसके लिए भाई फिगर ना, उन्होंने कोई फिगर ऐड ही नहीं किया। जो हमारे टाइपिंग वाले भाई साहब हैं उनकी नज़र में फिगर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उनसे बात करेंगे हम। ठीक है भाई, देखिए ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे ना, इन दोनों पॉइंटों को ऐड करेंगे, ऐड नहीं मतलब दोनों पॉइंटों को जब भाई ज्वाइन करेंगे ना तो केवल और केवल एक यूनिक लाइन बन सकती है। क्या बन सकती है भाई, यूनिक लाइन। इन्होंने बोल रखा है पहले पॉइंट का नाम पी दे दिया और इसका नाम क्या दे दिया, क्यू। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बताने का पर्पस ये है कि दो पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन गुजर सकती है। बात समझ में आ गई होगी आपको। सिंस थ्रो अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास इन द फॉलोइंग फिगर, फिगर मैंने बना दिया। इट कैन बी सीन, ये देखा जा सकता है, दैट देयर इज ओनली वन सिंगल लाइन दैट कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू, कि पी और क्यू से केवल एक सिंगल पॉइंट गुजर रहा है भाई। बोल रहे हैं अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, कि भाई टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, जिसके दोनों तरफ भाई क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। ऐसा लिखा है टर्मिनेटेड जो लाइन होती है इसे प्रोड्यूस बढ़ाया जा सकता है इंडेफिनेटली
ऑन बोथ साइड, मतलब आगे और पीछे तक इसे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। ये जो हमारी टर्मिनेटेड लाइन होती है इसे आगे या पीछे कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। किसी को कोई परेशानी हो तो एक बार बोलो। क्या लिख दिया? ट्रू, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ द साइड से लेट ए बी टर्मिनेटेड लाइन। इस नाम, इस कोई नाम क्या दे देते हैं भाई? ए, और ऐसे क्या दे देते हैं? बी। तो ये लाइन क्या हो जाएगी? ए बी। क्या लाइन हो जाएगी मेरे भाई? ए बी। ठीक है भाई, आगे लिखा है बी अ टर्मिनेटेड लाइन, इट कैन बी सीन दैट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ये डायग्राम बना लीजिएगा, नीचे नहीं, मैंने ऊपर बना दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला मेरे भाई नहीं है। फोर्थ तो देख लीजिए क्या लिखा है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। कि दो सर्कल अगर इक्वल हैं, क्या लिखा है मेरे भाई? अगर दो सर्कल हमारे कैसे हैं? इक्वल हैं। दो सर्कल कैसे हैं? इक्वल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। जैसे ये हमारे सामने भाई क्या है? एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। मैं बोल रहा हूँ इसी जैसा जो दूसरा सर्कल है वो तो इसी के बराबर होगा, इसी जैसा बराबर होगा। मैं आपको वहीं ले चलने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, कि दोनों, इफ टू सर्कल्स आर मेरे भाई इक्वल, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, कि दोनों सर्कल मेरे भाई कैसे हैं? इक्वल हैं। देन देयर रेडियाई आर इक्वल, अगर दोनों सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होंगी, मतलब उनकी रेडियस भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी भाई? रेडियस इक्वल होंगी। भाई रेडियस और रेडियाई में अंतर पता है क्या आपको? रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म क्या होता है? जैसे रेडियस जब आप बोलेंगे तो एक सर्कल, मतलब एक रेडियस की बात करेंगे ना भाई, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। ये क्या लगा दिया? रेडियस, और रेडियस का जो प्लूरल होता है भाई वो क्या होता है? रेडियाई। कंफ्यूजन हो के रेडियाई क्या है और रेडियस क्या है? अरे पेन लिखते हो, पेन का मतलब एक पेन है, और पेन्स का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा। सिंगुलर और प्लूरल आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे। ऐसे ही रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। क्योंकि वो यहाँ पर दोनों सर्कल की रेडियस की बात करना चाह रहे थे, तो एक से ज़्यादा रेडियस है, इसलिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? रेडियाई। क्या वर्ड यूज किया मेरे भाई? रेडियाई। बोल रहे हैं कि अगर दोनों सर्कल बराबर हैं तो उनकी रेडियस भी बराबर होंगी, उनकी रेडियस भी बराबर होंगी। देख लेते हैं भाई कि उनकी रेडियस भी बराबर है क्या। भाई ये सर्कल दोनों बराबर हैं, ये सर्कल दोनों बराबर हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी रेडियस कहाँ होगी? इसकी रेडियस कहाँ होगी? क्या इसकी रेडियस कुछ यहाँ होगी? लगभग हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस कहाँ होगी? कुछ यहाँ होगी। अगर रेडियस यहाँ है तो वो ये पूछना चाह रहे हैं, जब भाई ये सर्कल ही बराबर है, सर्कल ही बराबर है हमारा, और अगर इस सर्कल को माफ़ कीजिएगा भाई, अगर हम इस सर्कल को इस पर रखेंगे, अगर इस सर्कल को इस पर रखेंगे तो ये पूरी तरीके से भाई देखिए ये छुप जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? छुप जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल ही हैं आपस में। कैसे हैं भाई? थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, वो दिखाया है, मैं उसे चाहता थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि उसी पर रखा है। जब भाई इसकी रेडियस भी तो इसी के बराबर होगी, अरे दोनों सर्कल ही बराबर हैं तो उनकी रेडियस भी तो बराबर होगी ना, तो भाई ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ट्रू हो जाएगा। एक बार देख लेता हूँ किसका कॉल आया है। कॉल भी ना इसी टाइम पर आना होता है। देखिए भाई अभी फिलहाल में ये देखो कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। हमने बोल दिया कि हाँ ये सही बात है, हाँ ये सही बात है। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं, देन देयर सेंटर एंड सरकमफेरेंस विल कोइंसाइड। मतलब कि जो उनका सेंटर था, अरे भाई दोनों सर्कल ही बराबर थे तो इनका सेंटर भी तो एक ही जगह पर होगा ना, उतनी डिस्टेंस पर होगा, और उनका सरकमफेरेंस भी क्या होगी भाई? कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक सर्कल को अभी अभी हमने यहाँ रख दिया था ना, दूसरे पर जब हमने रख दिया था तो पूरी तरीके से छुप गया था। क्या हो गया था मेरे भाई? छुप गया था। और छुपा होने का मतलब ये कोइंसाइड है। एंड हैंस द रेडियाई विल ऑल्सो भी इक्वल। तो उनकी रेडियाई भी भाई क्या होंगी? इसलिए इक्वल होंगी। जब वो कोइंसाइड ही है तो भाई क्या होंगी? इक्वल होंगी। एक मिनट में देख लेता हूँ किसका कॉल है। माफ़ कीजिएगा भाई, अर्जेंट कॉल था। देखिए अब ये हमें समझ में आ गया है
वीडियो को स्टॉप ही कर दिया था इसी वजह से कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई। इसका नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ का कहना क्या है, इन्होंने बोला है कि इन फिगर 5.9, अच्छा इसमें तो लगा दिया मेरे भाई, इसमें तो लगा दिया, फोटो लगा दिया, वेरी गुड भाई। क्या है कि इन फिगर 5.9 के ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी ये भाई ये वाली भाई जो लाइन है, अच्छा ये जो आप समझेंगे ना, इसमें विशेष रोल है हमारे किसका, विशेष रोल है भाई हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का। किसका रोल है भाई, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का। बोल रहे हैं जो ए बी लाइन है ना, ये जो ए बी लाइन है ये पी क्यू के बराबर है, ऐसा ही लिखा है ना भाई, ए बी लाइन पी क्यू के बराबर है, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। इधर ये जो पी क्यू लाइन है, मतलब ये जो बीच वाली लाइन है ना भाई पी क्यू, ये एक्स वाई के भी बराबर है, मतलब ये और ये आपस में कैसी हैं भाई, बराबर हैं। कैसी हैं, बराबर हैं। बोल रहे हैं तो ए बी और एक्स वाई भी बराबर होंगे। अरे ये तो बहुत मानकर चलो भाई, सुनो इधर, समझने की कोई बात ही नहीं, वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा। ए बी मानकर चलिए भाई 5 सेंटीमीटर की है, मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर की है। बोल रहे हैं ए बी और पी क्यू बराबर है, तो भाई पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर की होगी, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। फिर इसमें क्या बोला है, इधर ए बी पी क्यू के बराबर है, हमने दोनों को 5-5 मान लिया। पी क्यू कितनी है सर, पी क्यू तो 5 है, और ये बराबर किसके है सर, एक्स वाई के है। पी क्यू बराबर किसके, एक्स वाई के, मतलब कि पी क्यू 5 है तो एक्स वाई भी कितनी होगी, 5 होगी। तो बोल रहे हैं वो देन ए बी और एक्स वाई भी बराबर होंगे, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होंगे। अरे होंगे ही बराबर, ये 5 है तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, मतलब बराबर तो होंगे ही ना। जब ये वाली लाइन इसके ही बराबर है, ये वाली लाइन इसके ही बराबर है, तो ये वाली भी तो आपस में बराबर होंगी ना, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था भाई कि ट्रू, हमने क्या बता दिया, ट्रू। रीजन तो हमें देना ही है, लिखा था, हमेशा से लिखा है रीजन, और सभी का रीजन देते आ रहे हैं। क्या लिखा है, इट इज गिवन दैट ए बी एंड एक्स वाई आर टू टर्मिनेटेड लाइन, कि दोनों की दोनों भाई कैसी है, टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेटेड लाइन मतलब जिनके फिक्स पॉइंट हैं, क्या है भाई, फिक्स पॉइंट है। एंड बोथ आर इक्वल, और दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। टू अ थर्ड लाइन पी क्यू, मतलब कि ए बी और एक्स वाई, ए बी और एक्स वाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो तीसरी लाइन है पी क्यू के, ये दोनों ही बराबर हैं। ऐसे ही तो लिखा है कि ए बी एंड एक्स वाई, ए बी एंड एक्स वाई आर टू टर्मिनेटेड लाइंस, दोनों टर्मिनेटेड लाइंस हैं। एंड बोथ आर इक्वल, और ये दोनों बराबर हैं, किसके बराबर हैं, इस थर्ड वाली लाइन के, पी क्यू के, इक्वल टू थर्ड लाइन पी क्यू। यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम्स, भाई यूक्लिड की जो हमने फर्स्ट एक्सियोम्स देखी थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, हमने समझ रखा है इसे। फर्स्ट एक्सियोम्स में मैंने यही तो कहा था कि ये वाला बंदा अगर इस बंदे के बराबर है, और जैसे कोई एक्स बंदा है ये बाय के बराबर है, और यही वाला एक्स बंदा जेड के बराबर है, एक्स वाला बाय के ही बराबर है और एक्स वाला जेड के ही बराबर है, तो बाय और जेड भी तो बराबर होंगे, बाय और जेड भी तो बराबर होंगे, यही बात हो गई। तो भाई हमने क्या बोल दिया कि फर्स्ट एक्सियोम का कहना चाहिए स्टेट्स दैट, रीजन बताना था ना इसलिए बता रहे हैं, वैसे तो हमें पता ही ऐसा होता है, दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जो कि इक्वल होती हैं किसी सेम चीज़ के। जैसे ये वाली चीज, ये वाला लाइन सेगमेंट, इस लाइन, ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट इस सेम थिंग के इक्वल हैं, सेम थिंग के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, इक्वल हो जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे भाई, डेफिनेशन से लिखना है, कुछ है ही नहीं इसमें, कि गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स देन दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। भाई पहली बात जो बोला है कि जितने भी टर्म लिखे हुए हैं, जैसे पैरेलल लाइन है तो इसकी भी आप डेफिनेशन बताइए। फिर साथ में हमसे यही बोला जितने भी टर्म है, इस यहाँ तक लाइन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी टर्म हैं उनकी डेफिनेशन बताइए। आगे लिखा है देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, कि इन्हें डिफाइन करने के लिए आपको, जैसे पैरेलल लाइन को मैंने डिफाइन किया, तो पैरेलल लाइन के डिफाइन में भाई क्या क्या वर्ड आए हैं, इसमें सर एक जो लाइंस है, एक क्या है भाई, लाइंस है। लाइंस के बारे में भी तो हमें पहले पता होना चाहिए कि लाइंस क्या है, लाइंस के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना कि लाइंस क्या है। अगर हमें लाइंस का ही पता नहीं है कि लाइंस क्या है,
तो हम पैरेलल लाइन का मतलब क्या समझ, आप ऐसे समझिए जैसे आपने पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बताई और आपने बोला पैरेलल लाइन से इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। और अदर वर्ड में लिखा है, आप यहाँ तक लिखेंगे तब भी काम चलेगा, फिर नीचे के रीजन लिखना पड़ेगा, इतना आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपको पूरा याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। और इसके बाद ये तो लिखना ही पड़ेगा कि टू डिफाइन पैरेलल लाइंस वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट लाइंस, कि पूरी बात समझो भाई, सब बता रहा हूँ आपको। ये जो काटा था ना, इसे आप काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, फिर से समझो। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन देना है भाई। पैरेलल लाइन कैसी लाइन होती है सर? ऐसी लाइनें जो एक दूसरे से कभी टकराती नहीं है, जो एक दूसरे से कभी भी टकराती नहीं है। ये क्या है भाई? पैरेलल लाइन। क्या है ये? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में होता क्या है, अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो 3 का यहाँ होगा, 3 का यहाँ होगा, 3 का यहाँ होगा, और ये इनफाइनाइट तक जाएंगी तब भी इनमें डिस्टेंस कितना होगा सर? 3 का ही होगा। इसका मतलब मैं इनमें कह सकता हूँ ना, अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बोलेंगे इसे? क्योंकि जो भी हम डिस्टेंस देखेंगे भाई वो परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होगा। मतलब इन दोनों लाइनों में मुझे डिस्टेंस देखना है तो ऐसे ही देखना पड़ेगा जो किसी लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाए, जो किसी लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाए। नहीं तो आप यहाँ से बोलो और इसे डिस्टेंस बोलने लगो, अब तिरछा करके डिस्टेंस बोलने लगो तो वो थोड़ी ना डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होगा। डिस्टेंस कैसा होगा? परपेंडिकुलर, जब 90 डिग्री का एंगल बने, 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। अब सुनो क्या बोले, पैरेलल लाइन से इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि इन दोनों लाइनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये होगा, ये हर जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइनों के बीच में मैंने बना दिया, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मतलब हमेशा सेम रहेगा। कॉन्स्टेंट मतलब बिल्कुल फिक्स, ये यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, और ये इनफाइनाइट तक कितना होगा मेरे भाई? 3 होगा। देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। उन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। यहाँ तक हमारी डेफिनेशन खत्म हो गई, यहाँ तक हमारी डेफिनेशन खत्म हो गई। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में क्या लिखा है भाई? द लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट, कि ऐसी लाइनें जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। भाई ये दोनों लाइनें अगर इनफाइनाइट तक भी जाएंगी तो एक दूसरे को काटेंगी क्या सर? नहीं काटेंगी, ये नहीं काटेंगी। और ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को काटती नहीं वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन। तो हमने, अरे यहाँ तक तो हमारी ये डेफिनेशन सही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ तक कहाँ गई भाई? ये पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतनी डेफिनेशन इनफ है, इतनी डेफिनेशन इनफ है। लेकिन यहाँ हमने अदर वर्ड में दूसरी डेफिनेशन भी लिख रखी है कि द लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, कि ऐसी लाइनें जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन। अब भाई मैंने आपको कोई भी एक डेफिनेशन बताई, ये दोनों भी बताई, इन्हें छोड़िए, थोड़ा सा छोड़िए। आपसे बस इतना सा पूछना चाह रहा हूँ मैं, केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ। अभी अदर वर्ड वाले को आप थोड़ा सा साइड में रख लीजिए। अरे ऐसा नहीं है कि ये गलत है, गलत नहीं है, आप ना थोड़ा सा छोटा देखते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कम से कम यहाँ तक तो याद रखिएगा ही। इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि इस डेफिनेशन को समझते वक्त, इस डेफिनेशन को बताते वक्त आपको कई सारे ऐसे टर्म आएंगे क्या जिसे आपने डिफाइन नहीं किया, कई सारे ऐसे टर्म आएंगे क्या जिसको डिफाइन करना हमारे लिए ज़रूरी है। सुनिए क्या है भाई, आपने बोला मानकर चलिए बहुत छोटा बच्चा है, उसने कभी मैथ्स देखा ही नहीं, उसे पता ही नहीं लाइन क्या होता है, अरे दुनिया में ही पहली बार आया है वो, उसे पता ही नहीं है लाइन क्या है, पॉइंट क्या है। आप उससे बोल रहे हो कि पैरेलल लाइन वो होती हैं ऐसी लाइनें, आप उसे डेफिनेशन समझा रहे हो, आप बोल रहे हो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को काटती नहीं है। तो बच्चा आपसे पूछेगा सर लाइन क्या होती है, आपसे बच्चा क्या पूछेगा? लाइन क्या होती है। इसका मतलब पहले हमें लाइन का पता होना जरूरी है। अरे आपको लाइन का पता है, आपको पता है कि लाइन क्या होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको उनकी डेफिनेशन पता होना जरूरी है क्या? तो हम बोल रहे हैं टू डिफाइन पैरेलल लाइन, कि पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए वी मस्ट नो, हमें बहुत जरूरी है ये जानना। टू डिफाइन पैरेलल लाइन वी मस्ट नो, पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए ये हमें जरूरी है, वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट्स, कि पॉइंट्स क्या है, लाइंस क्या है। पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ेगी? मैं बोलूँगा कि ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते। मैं क्या बोलूँगा? ऐसी लाइनें जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते, तो पॉइंट
आप पूछोगे सर पॉइंट क्या है, तो आपको पॉइंट का पता होना जरूरी है। अच्छा मैं बोलूँगा ऐसी लाइन है, तो आप लाइन का पूछने लगोगे कि लाइन क्या होती है। डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब पॉइंट का पता होना जरूरी है, लाइंस का पता जरूरी है, डिस्टेंस का ही पता जरूरी है, डिस्टेंस का होना पता जरूरी है। अभी आप पूछोगे, मैं बोलूँगा कि पैरेलल लाइन वे लाइनें हैं जिनका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप पूछोगे सर डिस्टेंस क्या है, तो आपको डिस्टेंस का भी पता होना जरूरी है। बिटवीन द लाइंस एंड द, मतलब लाइनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ये तो पूछोगे ना आप। एंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, ये भी पूछोगे आप कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, मतलब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे सर ये है क्या, ये है क्या। मैं बोलूँगा कि ऐसी लाइनें जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, तो आप पूछोगे सर इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट क्या है। ये सभी चीज़ें हमें जानना जरूरी होगा। हमसे यही पूछा था कि एक तो इनकी डेफिनेशन बताओ और एक ये बताओ कि डेफिनेशन देते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें जानना जरूरी है। तो हमने बता दिया भाई, बता दिया। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है आपको पता होगा कि एक लाइन जो अन्य किसी लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर लाइन से इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, भाई ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, अरे ई यहाँ पर टच हुई हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या किया भाई, इंटरसेक्ट किया एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पर जब बनाएंगे तो देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो इन्हीं लाइनों को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। परपेंडिकुलर लाइन वे लाइन होती हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो वही बोल रहे हैं भाई, परपेंडिकुलर लाइंस इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, कि ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहलाती हैं। अब हमें ये भी बताना है कि हमारे लिए इसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो लिखा है वी आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन लाइन, एक मिनट रुकिएगा भाई, वी आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन लाइन एट द एंगल बिफोर डिफाइनिंग परपेंडिकुलर लाइंस, कि परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन करने से पहले, परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करने से पहले हमें क्या क्या जरूरी होगा। वी आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन लाइन, कि लाइन क्या होता है। वही बात आएगी, आप बोलेंगे कि ऐसी लाइन है, ऐसी लाइनें जो 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं, तो पूछेगा वो बच्चा कि लाइन क्या होती है। तो मैंने बताया कि लाइन का पता होना हमें जरूरी है, लाइन का पता होना हमें जरूरी है। इसके बाद लिखा है एंड द एंगल, और हमें एंगल का पता होना जरूरी है, क्योंकि आप उससे बोलेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो बोलेगा लाइन क्या है, एंगल क्या है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। इस तरीके से हमारा ये आंसर हुआ। लाइन सेगमेंट, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। टू डिफाइन अ लाइन सेगमेंट वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट एट लाइन। भाई देखिए, जिसके दोनों तरफ एरो होता है ना, ये होती है भाई क्या, लाइन। मतलब ये इनफाइनाइट तक जाती है, दोनों तरफ एरो होने का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट तक जाती है। ये क्या होती है, लाइन। क्या होती है, लाइन। भाई जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं ना, एंड पॉइंट मतलब जो फिक्स रहती है, 5 है तो 5, 4 है तो 4, ये होती है लाइन सेगमेंट। ये क्या होती है मेरे भाई, लाइन सेगमेंट होती है, जिसके क्या है भाई, फिक्स है। यही पूछा है कि लाइन सेगमेंट क्या है, मतलब इस वाले को बताना है, इस वाले को बताना है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, कि एक सीधी लाइन आप खींचेंगे और किससे, किसी भी पॉइंट से। तो ये पॉइंट था, यहाँ से हमने कोई भी सीधी लाइन खींची। टू एनी अदर पॉइंट, मतलब ये कोई दूसरा पॉइंट था, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट तक हमने क्या खींचा भाई, क्या लाइन को खींचा। पॉइंट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट, यही क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। अरे पॉइंट से पॉइंट तक जाएगी, मतलब कि इसके दोनों एंड पर क्या होंगे भाई, पॉइंट होंगे। मतलब ये फिक्स होगी, जैसे ए से बी तक की जो भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है या जो भी है, वो हमारी भाई कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। क्या रहेगी भाई, फिक्स रहेगी। यही तो उन्होंने बोला कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी तो 10 सेंटीमीटर है। लाइन का तो कोई अंत ही नहीं होता ना, लाइन का कोई अंत ही नहीं है, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगी। ये किसी पॉइंट से स्टार्ट या किसी पॉइंट पर खत्म नहीं होगी, बल्कि कहाँ जाएगी भाई, इनफाइनाइट तक जाएगी। किसी को कोई परेशानी हो तो एक बार बोलो। अच्छा, इसे बताते वक्त हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो बोल रहे हैं कि टू डिफाइन लाइन सेगमेंट, के लाइन सेगमेंट को लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए वी मस्ट नो, हमें क्या क्या जानना जरूरी है। अबाउट पॉइंट्स, के पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड लाइंस, एंड लाइन सेग पॉइंट लाइन। भाई ये ना आप
लाइन सेगमेंट भले काट दीजिएगा, लाइन सेगमेंट का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें एक तो पॉइंट को जानना जरूरी है और एक लाइन को जानना जरूरी है। कि आपसे बोलेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आप पूछोगे पॉइंट क्या है, आप पूछोगे पॉइंट क्या है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन खींचना है तो आपको लाइन की डेफिनेशन तो होना पता जरूरी है। आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़ जाए भाई। लिखा हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, इसको डिफाइन करना है। तो सर्कल का भाई ये जो सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, रेडियस कहलाता है। यही बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। डिस्टेंस किस किस में भाई, सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, मतलब कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। मतलब ये भी सर्कल का पॉइंट है तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो सकता है, ये हो सकता है। ये पॉइंट तो भाई इसमें कई सारे हैं ना, पॉइंट कई सारे हैं। आप किसी भी पॉइंट से जब आप इसे मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, रेडियस कहलाएगी। ये सभी क्या है, रेडियस। क्या है ये, रेडियस है। तो क्या बोला उन्होंने कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, के ऐसे पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि सर्कल पे लाई करता है, मतलब उस पर है। अब यहाँ तक तो हमने भाई किसकी, सर्कल रेडियस की डेफिनेशन बता दी। किसकी डेफिनेशन बता दी भाई, रेडियस की। अब ये तो बताना पड़ेगा ना कि इसके लिए हमें क्या क्या जरूरी है। तो टू डिफाइन द रेडियस, के रेडियस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी होगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी होगा, वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट। हमें पता तो होना चाहिए ना कि भाई पॉइंट क्या है। क्यों, क्योंकि अभी हमने बोला, अब डेफिनेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि सर्कल के सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस के या फिर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक। तो बच्चा पूछेगा कि सर पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, तो हमें एक तो पॉइंट का पता होना जरूरी है और सर्कल का भी तो पता होना चाहिए। हम बोलेंगे कि सर्कल के, तो भाई उस समय सर्कल का ही पता होना हमें क्या है भाई, जरूरी है। तो सर्कल का पता होना जरूरी है, पॉइंट का पता होना जरूरी है। आगे बढ़ जाए क्या भाई। स्क्वायर को करना है, आप जानते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसी को डिफाइन करना है। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसी कोई भी शेप जो चार साइडों से बनी है। तो ये चार से बना है तो क्या है भाई, क्वाड्रिलेटरल है। हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसकी हर एक साइड बराबर होती है, ये हमने बता दिया। एंड ऑल एंगल्स ऑफ सेम मेजर i.e. 90 डिग्री, मतलब कि सभी के सभी एंगल साथ में बराबर होते हैं, मतलब कि सभी 90 डिग्री के होते हैं, ऐसा बताया। यही तो बोला कि सभी साइडें बराबर होती हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सभी साइडें बराबर हैं। क्वाड्रिलेटरल है तो चार साइड तो होंगी ही होंगी, मतलब चारों बराबर हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का है। अब ये बताना है कि इसे पता करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। तो लिखा है टू डिफाइन स्क्वायर वी मस्ट नो अबाउट, मतलब स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी होगा। तो आप बोलेंगे, जैसे आपने डेफिनेशन दी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। अरे ये तो मैंने ही बताया आपको बेटा ऐसा क्वाड्रिलेटरल, तो आपको पता नहीं होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो आप ही पूछेंगे ना सर पहले तो क्वाड्रिलेटरल पता हो क्या होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है तो हमें ये पता होना चाहिए। तो वी मस्ट नो अबाउट क्वाड्रिलेटरल साइड। फिर हम बोलेंगे कि सभी साइडें बराबर होती हैं, तो बच्चा पूछेगा कि साइड क्या होती है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। एंड एंगल, और एंगल पता होना चाहिए क्योंकि हमने बोला कि सभी एंगल बराबर होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल क्या होते हैं। तो मतलब इसकी डेफिनेशन के लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप इसे ऐसे समझिए भाई, किसी भी चीज़ की जब हम डेफिनेशन दे रहे हैं ना तो बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाइए, छोटे बच्चे बन जाइए और ये पूछिए कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो अगर हमें सर रेडियस की डेफिनेशन दे रहे हैं तो सर बोल रहे हैं कि सर्कल के सेंटर से, तो आप बोलेंगे कि सर अब हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता ही नहीं कि सेंटर क्या है, पॉइंट्स क्या हैं, सर्कल क्या है। तो जिन जिन चीज़ों के बारे में पता नहीं है हमें, उन्हीं की डेफिनेशन जानना हमें क्या है भाई, जरूरी है। क्या है मेरे भाई, जरूरी है। आगे बढ़ जाएं। Consider two postulates given below. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent?
डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन। भाई सुनिए क्या है, ये दो रीज़न लिखे हैं, एक यहाँ है, एक नेक्स्ट पेज पर आपको देखने को मिलेगा, ये सेकंड वाला, ये आपका सेकंड वाला। क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिए आप। पहली बात तो इन्होंने ये कहा, अच्छा एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। ये पोस्टुलेट्स क्या है कि आपको वहाँ पता चलेगा। भाई देखिए क्या है, कंसीडर द पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आप इन्हें देखिए क्या है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। हमसे क्या पूछा है भाई कि इन पोस्टुलेट्स में क्या कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं। क्या बोला है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। ऐसा कोई टर्म जिसे हमने डिफाइन नहीं किया, ऐसा कोई टर्म है क्या, ऐसा पूछा है। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत होना। अब आप बोलोगे सर संगत भी समझ में नहीं आ, मतलब आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट का मतलब ये है क्या ये पोस्टुलेट्स वहाँ पर अप्लाई हो पा रही हैं या नहीं, ऐसा। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्या ये यूक्लिड की पोस्टुलेट्स से ली गई हैं। क्या लिखा है भाई, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, मतलब कि क्या ये यूक्लिड की पोस्टुलेट को फॉलो करती हैं। क्या ये यूक्लिड की पोस्टुलेट को फॉलो करती हैं। इस लाइन का मतलब ये है एक्सप्लेन। तो हमने आंसर दिया कि देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, के ऐसे कई सारे, सेवरल का मतलब कई सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं। द स्टूडेंट शुड लिस्ट, जिनकी स्टूडेंट लिस्ट बना सकते हैं, बनाना चाहिए। दे आर कंसिस्टेंट, और ये कैसे हैं भाई, कंसिस्टेंट हैं, मतलब कि ये अप्लाई हो पा रही है। और देखिए क्या है, बिकॉज, क्योंकि दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस, क्योंकि ये अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस हैं। आप बोलेंगे सर ये ना हमें कुछ समझ में आया नहीं, हमें कुछ समझ में आया नहीं, कोई बात नहीं, अभी आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा मेरे भाई, आपको ना भाई क्वेश्चन कैसा मिलेगा, क्वेश्चन में ये थोड़ी ना है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो अभी फिलहाल में हम मान लेते हैं कि ये नहीं लिखा है, फिलहाल में मान लेते हैं नहीं लिखा है। एक तो पॉइंट आपको ये मिलेगा और एक आपको पॉइंट नेक्स्ट मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट का बोला है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी। केवल इसे सुनते जाइएगा। अभी तक अगर मेरी बीती बात कुछ भी समझ में नहीं आई है ना, तो अभी से स्टार्ट करिए, अभी से स्टार्ट करिए समझना। आपको तो भाई ये मिलेगी हेडिंग और ये वाला पॉइंट मिलेगा ना, तो नीचे का कुछ मिलेगा और एक और पॉइंट अगला मिलेगा जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पर है। क्या लिखा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमें क्या है भाई गिवन है, दे रखे हैं। तो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक ये कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए भाई। देयर एग्जिस्ट्स अ थर्ड पॉइंट सी, इसी लाइन पर कहीं सी है, इसी लाइन पर भाई मेरे क्या है, सी है, विच इज बिटवीन ए एंड बी, जो कि किसके, ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करता है। ए और बी के बीच में क्या करता है मेरे भाई, एग्जिस्ट करता है, वो कौन है, सी। एक बार फिर से समझिए, फिर से समझिए आप। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। देयर एग्जिस्ट्स अ थर्ड पॉइंट सी, यहाँ एक पॉइंट सी और एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ है भाई, ए और बी के बीच में है, बिटवीन है, मतलब बीच में है। तो सी भाई कहीं यहाँ होगा, ये बी पॉइंट था और सी हमारा कहीं यहाँ होगा। अब हमसे पूछा क्या था हेडिंग में, हमसे ये पूछा था क्या ऐसा, पहली बात ये बताओ कि पॉसिबल है क्या, क्या ऐसा पॉसिबल है। सर बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि दो लाइनों के बीच में एक और पॉइंट तो आ ही सकता है। ऐसा क्या है, इसी का सेकंड है। अब हम सेकंड पर चलें, इसी का सेकंड है, सेकंड पर देखिए आप क्या है। सेकंड में बोला है देयर आर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स बोल रहे हैं भाई इस बार, 3 पॉइंट्स। अभी 2 का बोला था, फिर 2 के बीच में तीसरा आया था। अब क्या बोल रहे हैं, देयर आर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि सेम लाइन में नहीं होना चाहिए। उसमें क्या बोला था कि ए और बी के बीच में ही सी हमारा पॉइंट आएगा। यहाँ क्या बोला इन्होंने कि एटलीस्ट 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो कि सेम लाइन में नहीं आते।
सेम लाइन में नहीं आते। देखिए भाई इन दोनों से तो लाइन बन जाएगी, लेकिन ये सेम लाइन में थोड़ी ना आएगा, या फिर इन दोनों से लाइन बन जाएगी तो ये इस सेम लाइन में थोड़ी ना आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन बनाने के लिए हमें केवल 2 पॉइंट चाहिए, एक लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए केवल। तीसरा हमारा बाहर भी हो सकता है और तीसरा हमारा इन दोनों के पॉइंट में बीच में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो इसी का आंसर दिया। पहली लाइन का मतलब क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो हेडिंग पढ़ी आपने, हेडिंग पढ़ी और आपने फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान दिया। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि 2 पॉइंट ए और बी हैं और इनके बीच में भाई क्या है, सी है, इनके बीच में क्या है, सी है। सेकंड में क्या बोला, क्या ऐसा हो रहा है कि 2 अलग मतलब 3 पॉइंट हैं लेकिन सेम लाइन में नहीं है, तो सेम लाइन में नहीं है, ऐसा तो हो पा रहा है। अब हमने आंसर दिया। अच्छा इसमें और हमसे क्या पूछा था, ऐसे कोई अनडिफाइंड टर्म है क्या? अनडिफाइंड टर्म है क्या भाई? अनडिफाइंड तो टर्म कई सारे हैं। अनडिफाइंड टर्म का मतलब भाई क्या हुआ, अनडिफाइंड टर्म का मतलब हुआ कि जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना कि कौन कौन से मतलब जैसे पैरेलल लाइन की आपने डेफिनेशन दी तो आपने बताया कि हमें पहले लाइन का पता होना जरूरी है, पॉइंट का पता जरूरी है, डिस्टेंस का पता होना जरूरी है। ऐसे ही पूछ रहे हैं कि ऐसे कोई अनडिफाइंड टर्म है क्या? तो हमने बोला देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, कि ऐसे कई सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ऐसे कई सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं। विच द स्टूडेंट शुड लिस्ट, दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट सिचुएशन। भाई ये दोनों कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों हो पा रहे हैं, दोनों के दोनों हो पा रहे हैं। बिकॉज क्योंकि ये डील भाई दोनों डिफरेंट सिचुएशन में कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट सिचुएशन में कर रहे हैं। पहला तो ये है, पहला तो भाई ये है, पहला तो ये है कि ए और बी के बीच में सी आ रहा है, तो ये अलग सिचुएशन है। ए और बी के बीच में सी ना आए, ऐसा भी हो पा रहा है क्या? तो हो तो ये भी पा रहा है, तो हो तो दोनों ही पा रहे हैं क्योंकि दोनों की अलग अलग सिचुएशन है। अब हमने इसका क्या बोला भाई कि सेज दैट गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं, देयर इज द पॉइंट सी, एक पॉइंट सी है लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन दैम, जो कि कहाँ लाई कर रहा है भाई, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों के बीच में कर रहा है। जैसे एक पॉइंट ए था, एक बी था, इन्हीं के बीच में भाई क्या लाई कर रहा है हमारा सी, क्या लाई कर रहा है हमारा सी। आगे बढ़ जाएंगे, आगे इसका क्या है, इन्होंने बोला तो इसमें भी हमने बोला कि सेज दैट गिवन ए एंड बी, गिवन ए एंड बी यू कैन टेक सी, आप एक सी पॉइंट भी ले सकते हैं जो नॉट लाइंग ऑन द लाइन, नॉट लाइंग ऑन द लाइन, जो कि लाई नहीं करता है कहाँ पर भाई, लाइन पर। कहाँ नहीं करता है, लाइन पर, ऐसा ले सकते हैं। थ्रो ए एंड बी दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, कि इनका संबंध, ये भी तो पूछा था ना हमसे कि क्या ये यूक्लिड की पोस्टुलेट से संबंध रखती हैं क्या, फॉलो करती हैं क्या? तो भाई आप एक बार देख लीजिए, इंट्रोडक्शन में जितनी पोस्टुलेट्स बताई हैं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसा आपके लिए कुछ नहीं बताया कि 2 पॉइंट हैं इनके बीच में एक पॉइंट आ सकता है, या फिर ऐसा बताया हो कि एक अलग पॉइंट है, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। तो हमने क्या लिखा भाई, क्या लिखा कि पोस्टुलेट्स, दीज पोस्टुलेट्स, कि ये जो पोस्टुलेट्स हैं डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, ये यूक्लिड की पोस्टुलेट से फॉलो नहीं करती, लेकिन हाउ एवर दे फॉलो फ्रॉम एक्सियोम्स 5.1, एक्सियोम 5.1, लेकिन ये 5.1 एक्सियोम को जरूर अप्लाई करती हैं। भाई हो सकता है वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में 5.1 एक्सियोम ना देखी हो, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने वो 5.1 नहीं बताई है। बुक में आप देख लीजिएगा, बुक में आप भाई देखिएगा एक्सियोम 5.1 लिखी होगी, एक्सियोम 5.1 लिखी होगी, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है भाई जिसमें केवल ये बताया, आप तो केवल ये देख लो कि 2 पॉइंट से केवल और केवल एक यूनिक लाइन जाती है, केवल एक कैसी लाइन जाती है भाई, एक यूनिक लाइन जाती है। मतलब इन 2 पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन गुजरेगी। अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इनसे केवल एक लाइन गुजरेगी। मतलब कि एक लाइन के लिए केवल 2 पॉइंटों की जरूरत है, एक लाइन के लिए केवल हमें 2 पॉइंटों की जरूरत है। जब आप एक्सियोम 5.1 देखेंगे बुक में तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है क्या भाई? नेक्स्ट देखिए भाई क्या है,
नेक्स्ट देखिए क्या है कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी देन प्रूव दैट ए सी इक्वल हाफ ऑफ ए बी। भाई क्या है देखिए, एक कोई ए सी लाइन है, एक मिनट रुकिए, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, कि एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट क्या है बी है, इन्हें हमने किससे मिला लिया भाई, इन्हें हमने किससे मिला लिया, इससे मिला लिया। इनके बीच में क्या लाई कर रहा है मेरे भाई, क्या लाई कर रहा है, सी कर रहा है, क्या लाई कर रहा है मेरे भाई, सी कर रहा है। यही तो बोला है ना, बिटवीन सी, अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट, कैसे लाई कर रहा है ये बीच में, बीच में तो भाई ये भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा। इन्होंने जो बोला है कि ए सी और बी सी बराबर होंगे, मतलब ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कैसे हैं, बराबर, ये और ये बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। ठीक है भाई, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल होता है हाफ ए बी। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, आप बोलेंगे बहुत आसान सा है भाई, गिवन क्या है सर, गिवन तो है ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी है। ठीक है क्या, ठीक है। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ भाई कि ए सी और बी सी को जोड़ेंगे, फिगर को देखकर बोल रहा हूँ मैं, फिगर बनाना है आपको, ए सी और बी सी को जोड़ेंगे, तो हमने लिखा कि ए सी प्लस बी सी, इस लाइन को और इस लाइन को जोड़ूंगा तो ए से लेकर बी तक आएगी ना भाई, ये मानकर चलिए 4 है और ये हमारी 5 है, तो ये टोटल कितनी होगी, 9 होगी, टोटल कितनी होगी, 9 होगी। मतलब कि ये और ये जुड़कर ए बी बन जाएगा। मतलब भाई मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि ए सी और ए बी को जब हम ऐड करेंगे, ए सी और ए बी को जब हम ऐड करेंगे, ए सी और ए बी, माफ़ करिएगा, ए सी और बी सी को, ए सी और बी सी को ऐड करेंगे तो ए बी बन जाएगी, ए बी बन जाएगी पूरी बड़ी वाली लाइन। तो ए सी और बी सी को ऐड करने पर ए बी बनेगी। ये बात तो सही है, ये फिगर से बता पा रहे हैं भाई। ए सी तो ए सी है, बी सी और ए सी आपस में बराबर हैं, बी सी और ए सी बराबर हैं, तो मैंने ए सी को तो ए सी लिखा, बी सी को भी तो ए सी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि बी सी और ए सी बराबर हैं। तो बी सी की जगह क्या लिख दिया, ए सी, क्या लिख दिया भाई, ए सी। बोलो हाँ या ना भाई। ए सी और ए सी कितना, 2AC हो जाएगा, ए सी और ए सी कितना हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। और इधर क्या है, ए बी है, इधर क्या है मेरे भाई, ए बी है। ए सी को अगर रोकोगे आप, अच्छा भाई इसमें 1 इंटू ए बी लिख दूँ तो इसमें क्या परेशानी है सर, 1 का इंटू किसी में कर कोई दिक्कत नहीं सर, 2 इधर इंटू का इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। और इसके बीच में सर ये ना साइन नहीं रहेगा, साइन नहीं रहेगा तब भी इसका मतलब इंटू ही है। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था ना भाई, यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ आ गए भाई, फिफ्थ किया था या फोर्थ किया था अभी, तो सॉरी। ठीक है भाई, अब फिफ्थ पर आएंगे, तब तक मैं कॉल पर बात कर लूँ। 2 क्वेश्चन हमारा हो गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर दिया, इधर देखिए भाई, इन क्वेश्चन 4 कर लिया था ना अपन ने, ठीक है। इन क्वेश्चन 4 के पॉइंट सी इज कॉल्ड, क्वेश्चन 4 में जो पॉइंट सी है इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अभी हमने क्या देखा था भाई कि एक पॉइंट ए है एक बी है, एक ए है और एक क्या है, बी है। यहाँ से बीच में बीते क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखा था कि ये सी है और वहाँ पर ये जो हमारा ए सी था वो ए बी के बराबर, बी सी के बराबर था, ए सी था वो बी सी के बराबर था। उन्होंने क्या बोला, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी, जो सी पॉइंट है इज कॉल्ड मिड पॉइंट, इसी को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। अरे भाई जो बिल्कुल बीच में होता, जो बिल्कुल बीच में पॉइंट होता है उसी को मिड पॉइंट कहते हैं। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो बीच वाला पॉइंट दिया है ये हमारा क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट।
ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, सी, क्या कहलाएगा, सी। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक ही पॉइंट मिड पॉइंट होता है। आप यूं समझिए भाई, जैसे ये ए है और ये बी है, इसकी पूरी टोटल लंबाई 10 है, टोटल लंबाई कितनी है, 10 है। इसके बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा भाई, मिड पॉइंट होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि इस लाइन सेगमेंट में क्या केवल एक ही मिड पॉइंट होगा, ऐसा नहीं बोला, एक ही होगा भाई, वैसे तो एक ही होगा क्योंकि ये इसके बराबर है। अब वो इसे प्रूफ करने का बोल रहे हैं, हमेशा मिड पॉइंट कितना होगा भाई, एक ही होगा, पॉसिबल ही नहीं एक से ज़्यादा। लेकिन इस बात को क्या करना है, प्रूफ करना है कि सी के अलावा और कोई इस लाइन पर मिड पॉइंट नहीं हो सकता, और कोई मिड पॉइंट नहीं हो सकता, मतलब एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। भाई हम पहले ये मान लेते हैं, हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि इसमें दो मिड पॉइंट हैं। हम क्या मान लेते हैं, इसमें मिड पॉइंट कितने हैं भाई, दो हैं। ये ए है, ये ए लाइन ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है। भी यहाँ से हमने एक लाइन बनाई, इसके बीचों बीच में भाई क्या होगा, सी मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, सी। हम मान लेते हैं एक और पॉइंट डी है, क्या है ये, डी है, जो क्या है, इसका मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट। हमने मान लिया कि लेट डी एंड सी आर बोथ आर मिड पॉइंट ऑफ, दोनों के दोनों क्या है भाई, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट की तो बोला था ना भाई, बोथ आर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट के हमने भाई क्या मान लिए, ए बी लाइन सेगमेंट के हमने कितने मिड पॉइंट मान लिए, डी और सी मान लिए, ठीक है भाई, दोनों ही मान लिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि डी भी मिड पॉइंट है, सी भी मिड पॉइंट है, होते नहीं है लेकिन सॉल्व ऐसे ही होगा। हमने मान लिया कि ये है, एक बात बताना, अगर हमारा डी मिड पॉइंट है तो इसे ऐसा लिख सकते हैं कि जो ए बी है, ये जो ए बी है भाई, ए बी तो पूरी लाइन है, इसका हाफ क्या होगा, सर 1/2 का इंटू कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। अरे 1/2 का मतलब हाफ होता है, हाफ का मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा, क्या जाएगा, हाफ। ए बी टोटल थी, ए बी का हाफ किया, जब हाफ किया भाई, और अगर आपने डी को मिड पॉइंट माना है, डी को आपने क्या माना है भाई, मिड पॉइंट माना है, इसका मतलब ए डी और डी बी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो पूरी लाइन का जब हाफ होगा तो वो ए डी के बराबर होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार देख के बताओ, ध्यान सुनो क्या बोला, फिर से समझो। अभी थोड़ी सी देर के लिए सी को मत देखना, मैंने छुपा लिया। ए बी लाइन जो टोटल है ना सर, ए बी लिखा, ए बी का जो आधा होगा, हाफ ऑफ ए बी, वो किसके बराबर होगा सर, ए डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। और क्यों होगा मेरे भाई, क्यों होगा ये बराबर, क्योंकि डी हमने मिड पॉइंट माना है। जब डी मिड पॉइंट माना है तो इस पूरी लाइन का जो हाफ होगा वो इस पॉइंट पर होगा, मतलब ए डी के बराबर होगा। बोलो हाँ ना, ठीक है भाई। इसी को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। यही हमारी क्या हो गई है, हाफ ऑफ ए बी जो है हमारा, वो किसके बराबर है, ए डी के। इसको हमने मान लिया है, इसको हमने क्या मान लिया है, 1। क्या मान लिया है, 1। आगे देखिए, अच्छा हाफ ऑफ ए बी, जो पूरी लाइन है हाफ ए बी के है, पूरी लाइन जो हाफ ए बी के है। मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ, जब पूरी लाइन का हाफ, अगर आपने सी को भी मिड पॉइंट मान रखा है, सी को भी मिड पॉइंट मान रखा है, तो ये ए सी के भी बराबर होगी या नहीं होगी। ध्यान सुनिए, पूरी लाइन ए बी है, ए बी का हाफ लिखा, अगर सी को, अब डी को नहीं देखना, अभी आप सी को नहीं देख रहे थे ना, अब डी को नहीं देखना, डी को नहीं देखेंगे सर, सी मिड पॉइंट है, सी क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि दो मिड पॉइंट है। और जब मिड पॉइंट है तो ए सी के बराबर होगा, ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। पूरी लाइन ए सी के, पूरी लाइन का जो हाफ है, पूरी लाइन मतलब ए बी का हाफ है, वो ए सी के बराबर होगा। तो एक बार तो हमने ए डी लिखा और एक बार हमने क्या लिखा, ए सी। क्या लिखा भाई, ए सी।
ए सी लिखा, बोलो हाँ या ना। ये हमारा बन गया 2। क्या बन गया है? 2। क्या बन गया है मेरे भाई? 2 बन गया। इसे मिटाना नहीं था वो तो इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी थी अपन ने। ये दोनों पॉइंट हैं, ठीक है भाई। अच्छा, डी पहले यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। डी यहाँ लिख दो, सी यहाँ लिख दो, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, इसे ना हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। हम क्या बोल रहे हैं? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट ए सी, सब्ट्रैक्ट 2। भाई देखिए अभी हम क्या करना है देखते जाइए आप तो, कि ए डी में से ए सी माइनस करेंगे। हम तो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट अकेला कर रहे हैं भाई। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको? सेकंड, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम, सेकंड एक्चुअल में ना इससे लाइन बढ़ेगी, फ्रॉम 1। हमने सेकंड में से किसे करना है? 1 को माइनस करना है, या 1 में से सेकंड को माइनस करना है 1 में से, सेकंड को माइनस करना है 1 में से। भाई इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इससे ये लाइन ही बढ़ी है और कुछ नहीं। हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगा ए डी के, हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगा ए डी के। इधर हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर होगा मेरे भाई? किसके बराबर होगा? ए सी के। किसके बराबर होगा? ए सी के। भाई अगर माइनस करोगे तो ये प्लस का माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। हाफ ऑफ ए बी में से हाफ ऑफ ए बी जाएगा तो जीरो ही तो बचेगा। अरे हाफ ऑफ ए बी में से हाफ ऑफ ए बी जाएगा तो जीरो बचेगा। इधर क्या है? इधर क्या है भाई? ए डी माइनस ए सी, ए डी माइनस ए सी। कि अगर हम ए डी में से यहाँ वाली लाइन में से यहाँ, अच्छा डी को यहाँ कर लेंगे, ज़्यादा समझ में आया। गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। सुनिए, ए डी लाइन यहाँ तक है, ए डी लाइन यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि इसमें से ए डी लाइन में से, इसमें से अगर हम ए सी माइनस करेंगे, ए सी माइनस करेंगे तो ए डी में से हमने ए सी माइनस किया तो ऐसे ही तो आएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस लाइन में से, इस लाइन में से आपने ये वाली लाइन को हटाया तो कुछ दूरी तो आना चाहिए था बीच वाली, कुछ दूरी तो आनी चाहिए थी ना बीच वाली। अगर इस बड़ी वाली लाइन में से, यहाँ से इतनी बड़ी लाइन में से आप ए सी को माइनस करोगे तो ये वाली कुछ तो लाइन आनी थी। हाँ सर, कुछ तो आनी थी, कुछ तो आनी थी। सर इसका डिस्टेंस आ रहा है 0, ये कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ तो आना था, लेकिन क्या आ रहा है? 0। 0 आने का मतलब क्या हुआ कि ये सी और डी भले हमें अलग अलग पॉइंट पर दिखाई दे रहे हैं, भले हमें अलग अलग पॉइंट पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो तो अपने बनाया है इसलिए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर ये जो सी और डी हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वो सी और डी अलग नहीं है, वो सी और डी अलग नहीं है, बल्कि कोइंसाइड है। मतलब ए डी और ए सी में से माइनस, ए डी में से ए सी माइनस करने पर जब ये बीच की दूरी कुछ नहीं आ रही है, मतलब 0 आ रही है। इसकी और इसकी जो बीच की दूरी है वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। और 0 आने का मतलब क्या हुआ भाई? उनमें दूरी नहीं है, उनमें दूरी ही नहीं है। और दूरी नहीं है मतलब वो एक पॉइंट सी है, इसी पर हमारा पॉइंट बना हुआ है डी, इसी पर हमारा पॉइंट बना हुआ है डी। तभी तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, तभी तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा मेरे भाई? 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिड पॉइंट हो ही नहीं सकते। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि इसका केवल और केवल एक मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका केवल और केवल कितना मिड पॉइंट होता है? 1 पॉइंट होता है। लिख क्या देंगे? लिख क्या देंगे इसके बाद? सिंस ए डी माइनस ए सी इक्वल टू 0, कि ए डी में से ए सी माइनस करने पर 0 आ रहा है, देयरफॉर सी एंड डी आर कोइंसाइड। ये दोनों कैसे हैं भाई? कोइंसाइड है। कैसे हैं? कोइंसाइड है। कोइंसाइड लिख लेना, कोइंसाइड है मतलब कि कोइंसाइड होने का मतलब एक पर ही दूसरा बना है। देयरफॉर, इसलिए हम क्या कह सकते हैं भाई? देयरफॉर, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एवरी लाइन सेगमेंट has one and only one midpoint।
मतलब हर एक लाइन सेगमेंट के पास एक ही मिड पॉइंट होता है। ये हमने प्रूव कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट। देखिए भाई क्या है, फिगर AC इक्वल टू BD, देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। आसान है। फिगर दे रखा है, फिगर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है भाई कि AC और BD बराबर है। कि ये जो AC है ना भाई, कौन सी वाली, ये जो AC है ये वाली लाइन और ये BD लाइन, ये आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है भाई। देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो A से लेकर B तक है और C से लेकर D तक है, ये दोनों भी आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। आपस में कैसी हैं मेरे भाई, बराबर हैं। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप, ध्यान से देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे। मैं पहले केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, A से लेकर C तक है, A से लेकर क्या है, C तक है। A से लेकर भाई क्या है, C तक है। अच्छा ये लिख दें गिवन, गिवन क्या कर रखा है हमें, गिवन दैट AC इक्वल टू है BD, ये हमने लिख दिया, AC इक्वल टू BD। ठीक है भाई। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो AC है इसे ऐसे लिख सकते हो क्या कि AC इक्वल टू, ये जो AC है इसे क्या लिख सकते हो सर, इसे लिख सकते हैं AB प्लस BC। क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस BC, AB प्लस BC। इसमें कोई परेशानी हो तो एक बार बोलो, परेशानी हो तो एक बार बोलो। सर नहीं, ये हमने बनवाना। अब हम भाई केवल इसे देख रहे हैं, अब हम केवल यहाँ से, अब हम केवल क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ से देख रहे हैं। मतलब B से लेकर D तक जो हमारी BD होगी भाई, जो हमारी BD होगी वो किसके बराबर होगी, वो किसके बराबर होगी। तो हमने लिखा कि सर जो BD है, जो हमारी BD है वो किसके बराबर होगी, BC और CD, BC और CD के बराबर होगी। मतलब CD और BC जब हम ऐड करेंगे, CD और BD ऐड करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, ये आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, ये आएगा। अरे यही तो है ना भाई, B से लेकर D तक BD कब आएगा, जिसमें CD और BC जुड़ जाएगा। तो CD और BC जुड़ गया तो क्या आ गया, BD। क्या आ गया मेरे भाई, BD। क्या आ गया, BD। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। ठीक है। एक बात बताना, सोचकर जवाब दीजिएगा आप कि BC और BC तो सेम है। BC और BC तो भाई मेरे भाई क्या है, सेम है। क्या है ये, सेम है। या कुछ यूं समझिए कि AC में से जब BD जाएगा, AC में से क्या जाएगा मेरे भाई, BD जाएगा। AC में से जब हमारे सामने BD जाएगा, या ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए कि जो CD है, क्या है भाई, CD है, मतलब AC और BD आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। AC और BD भाई कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो सोचकर जवाब दो कि ये और ये आपस में बराबर हैं। ये दे रखा है, देखो AC और BD क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। मुझे एक बात बताइए, आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर ना BD की जगह भी अपन AC लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई है क्या। सर AC और BD बराबर हैं तो मैं इस BD को हटा करके यहाँ पर AC लिख दूँ तो इसमें कोई परेशानी है क्या किसी को। सर नहीं है परेशानी। AC के बराबर ही ये है और AC के बराबर ही ये है, AC के बराबर ही ये है और AC के बराबर ही ये है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों भी बराबर होंगे। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा, ऐसा लिख सकता हूँ ना मेरे भाई, क्या लिख सकता हूँ मैं कि AC के बराबर ये है। अरे आप यूँ समझिए भाई, जैसे ये एक्सियोम्स में तो पढ़ा है ना अपन ने, A B के बराबर है और ये जो A है ये C के भी बराबर है, A B के ही बराबर है, A C के ही बराबर है। तो B और C भी तो बराबर होंगे, B और C भी तो बराबर होंगे, जो पढ़ा है। तो ऐसे ही AC के बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो आप क्या लिखोगे कि फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो AB प्लस BC है ये बराबर होगा नीचे वाले, मतलब किस किस के, CD प्लस BC के, CD प्लस BC के। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बोलो,
अरे किसी को परेशानी हो तो बोलो। आगे क्या करेंगे भाई, ए बी तो हमारा ए बी है, इधर सी डी का सी डी है, इधर जो हमारा बी सी है प्लस का है, इधर ये वाला बी सी भी इधर पहुंचाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का। ये बी सी में से बी सी जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का सेम साइड में कट जाएंगे, बच्चा क्या है ए बी इक्वल टू सी डी। क्या बचा, ए बी इक्वल टू सी डी। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। ये हेंस प्रूव्ड कर दीजिए आप, हेंस प्रूव्ड। पहले सब्ट्रैक्ट करने वाली मेथड बता रहा था, उसमें थोड़े से आप फंस जाते, लेकिन ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है क्या, आगे बढ़ जाए भाई। Why is axioms 5 in the list of Euclid's axioms considered universal truth? Note that the question is not about fifth postulate. भाई इसमें क्या है, एक्चुअल में एक बात समझिए आप, एक मिनट रुकिएगा भाई, एक मिनट रुकिएगा। सॉरी भाई लोगों, ऐसे ही कुछ ना कुछ। देखिए भाई, वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। कि जो यूक्लिड जी की जो फिफ्थ नंबर की जो भाई एक्सियोम्स है ना, एक्सियोम जो हमारी 5 है, एक्सियोम जो हमारी 5 है, आप अगर आपने एक्सियोम नहीं समझी है कि एक्सियोम क्या होती है, तो आपके लिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना चाहिए। ऐसा बोला है कि नॉट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जब पोस्टुलेट्स के बारे में जवाब देना है या एक्सियोम्स के बारे में, एक्सियोम्स के बारे में दे रखा है। ब्रैकेट का मतलब केवल ये बोला है हमसे कि आप पोस्टुलेट मत समझ लेना, इसे पोस्टुलेट मत समझ लेना, एक्सियोम्स की बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, हालांकि कोई मतलब नहीं है, हम एक्सियोम्स की बात करेंगे। भाई फिफ्थ नंबर की अगर आपको याद हो, फिफ्थ नंबर की जो हमारी पोस्टुलेट थी, सॉरी एक्सियोम थी, वो क्या थी, लास्ट वाली क्या थी, कि जो होल होता है इज ग्रेटर देन पार्ट, कि वो हमेशा बड़ा किससे होगा मेरे भाई, किससे बड़ा होगा, उसके पार्ट से। किससे बड़ा होगा, पार्ट से। अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले आप उसे देखिए, ग्रेटर देन पार्ट। कि जो हमारी होल होगा, होल का मतलब क्या होता है, देखिए भाई, जैसे ये हमारी मानकर चलिए कोई रोटी है, क्या है, रोटी है या केक है, कुछ भी है, क्या है भाई, सुनिए। अब ये कंप्लीट है, ये पूरी रोटी है, होल है, होल का मतलब भाई क्या है, कंप्लीट है। इसका कितना ही बड़ा हिस्सा कर लो आप, कोई आया आपने इतना बड़ा हिस्सा किसी को दे दिया, आपने ये पूरा का पूरा हिस्सा इधर वाला ये सारा का सारा दे दिया, सारा का सारा आपने दे दिया, लेकिन ये जो आप हिस्सा देने वाले हो, वो इस पूरा जो हमारा होल होगा उससे बड़ा हो सकता है कि सर नहीं हो सकता। अरे पूरी रोटी आपकी इतनी बड़ी है, आप इसमें से कितना ही बड़ा हिस्सा दे दो, लेकिन ये जो हमारा हिस्सा है, मतलब जो हमारा पूरा है, टोटल रोटी है, वो तो हमारी बड़ी ही रहेगी ना हमारे हिस्से से। मतलब हिस्सा कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन जो पूरी वैल्यू है, होल है, वो तो हमारी कैसी होगी, हमेशा ही बड़ा होगा। यही कहती है एक्सियोम हमारी, कौन सी भाई, एक्सियोम हमारी, एक्सियोम हमारी क्या कहती है भाई, फिफ्थ नंबर वाली एक्सियोम हमारी यही कहती है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये कहती है। अब हमसे ये पूछा है क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या ये हर जगह सही है। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना है कि केवल ज्योमेट्री में ही सही होगा, कि ये लाइन का एक जो हमारा छोटा टुकड़ा होगा वो पूरी लाइन से हमारा छोटा ही होगा, या हमारी बड़ी वाली लाइन है, इसका जो कितना ही बड़ा हिस्सा कर लो तो वो हमारी कंप्लीट नहीं, ये तो हमेशा ही सही होगा। अब समोसा है आपके पास समोसा है, आप उसमें से कितना ही बड़ा हिस्सा दे दो तो जो पूरा समोसा था उससे तो छोटा ही रहेगा वो, मतलब कि पूरा जो होल होगा वो तो हमेशा बड़ा होगा, होल होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ट्रुथ। क्या बोलेंगे भाई, इट इज ट्रुथ। ये ट्रुथ है फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए भाई क्या है ये, किसी भी चीज के लिए क्या है, सही है। इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये हमेशा किसी भी चीज के लिए सही है। बस यही हमें बताना था, क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ भी लिख सकते हो, या यूनिवर्सल और ऐड कर लेना,
यूनिवर्सल ट्रुथ है। कैसा है मेरे भाई? यूनिवर्सल ट्रुथ है। आगे होगी बात समझ में आपको? आगे बढ़ जाएं। अच्छा, इसी के साथ होता है क्वेश्चन खत्म। अभी भाई थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुंह में छाले हो रहे हैं, कई सारी व्यस्तताएं बाध्यताएं हैं, माफ़ कीजिएगा अगर क्लास में कोई कमी आपको नज़र आ रही हो। मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।